नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने एआई के सफ़र में इंट्रोडक्शन ऑफ एआई एवं उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना। इसके बाद हमने एनाकोंडा को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया और ये समझा कि कैसे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं और उस पे काम करते हैं। आज हम पाइथन के बेसिक्स पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक्सपर्ट्स बनना है, चाहे वो पाइथन हो, सॉफ्टवेयर हो या किसी भी फील्ड में, तो आपको बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज आप सीख तो लेंगे मगर कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आज हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आज हम इसका ऑल्टरनेटिव्स लेकर आए हैं। उसकी वजह ये है कि कई बार एनाकोंडा का कर्नल फेल हो जाता है, कई बार कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं करने देता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गूगल कोलैब। गूगल कोलैब एक गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे हम बिल्कुल इजी टू यूज़ कर सकते हैं और इजी टू राइट अ स्क्रिप्ट इन गूगल कोलैब। तो लेट्स लॉन्च द गूगल कोलैब फर्स्ट। जैसे ही हम इस पे लॉन्च करेंगे, एक नया वेबसाइट खुलेगा, एक नया वेब पेज खुलेगा और गूगल कोलैब का एक ब्लैंक स्क्रीन आपके पास आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस बिल्कुल एज इट इज़ जुपिटर नोटबुक की तरह है। इसमें बहुत ही आसानी से हम इस पे कमांड इसके सेल्स में रन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। पाइथन को जिसने सबसे पहले इन्वेंट किया था उसका नाम है गुइडो वैन रोसम। गुइडो वैन रोसम 1971 में एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे सी में। अब सी के इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि वो उससे फेड अप होकर के उन्होंने अपना एक पाइथन का प्रोजेक्ट बना डाला। तो पाइथन प्रोजेक्ट उनका एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट था जो कि बाद में इसको ऑफिशियली 91 और 93 के आसपास इसे लॉन्च किया। बट ये गुइडो वैन रोसम जिस समय स्टूडेंट थे वो अपने प्रोजेक्ट बनाने के समय में इसको डेवलप किया था। तो इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है? एनीवन? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। व्हाट डज इट मीन? इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स इट कैन एग्जीक्यूट लाइन बाई लाइन। हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी कंपाइलर हैं, वो सभी एक साथ जब पूरा कोड लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको रन करते हैं, उसको एक्सिक्यूट करते हैं और उसके बाद एरर फाइंड करते हैं। बट पाइथन में हम लोग एक एक करके हर लाइन के साथ कंपाइल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कराकर चेक कर सकते हैं कि क्या किसी लाइन में एरर है या नहीं। तो पाइथन इसीलिए एक इंटरप्रेट लैंग्वेज कहलाता है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है जब आप बड़ी बड़े सॉफ्टवेयर आप बहुत बड़ी स्क्रिप्ट्स आप बनाने जाओगे तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा जब आपके पास हर लाइन में हर लाइन को कंपाइल कर सको। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक प्रिंट कराते हैं। सो दिस इज सिन्हा सर पाइथन क्लास। तो ये एक्सिक्यूट होगा, यस और नो? हाँ, फर्स्ट टाइम ये टाइम जरूर लेगा क्योंकि गूगल कोलैब डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने में। उसके बाद जब ये इसका एनवायरनमेंट सेट हो जाए तो फिर ये इतना टाइम नहीं लेगा। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो द आउटपुट विल कम वेरी सुन। या नाउ इट्स अपीयर। सो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है। दिस इज सिन्हा सर पाइथन क्लासेस। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट, और हम एक न्यूमेरिक वर्ड लेते हैं 9, राइट? बट आप नोटिस करोगे कि मैंने 9 को कोट में डाला है, सिंगल कोट, रिगार्डलेस इट्स अ सिंगल कोट और डबल कोट। विल इट प्रिंट? यस, इट विल प्रिंट। बट ये एक स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं। ऐसा क्यों है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे।
अभी कुछ और एग्जांपल्स को देते हैं, ये सभी जो डाउट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे कि हम ये कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स क्यों देते हैं, कब देते हैं और उसको देने से क्या बेनिफिट होता है, ये सभी डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल वंस अगेन। अब अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15। व्हाट डू यू मीन भाई, यार ये a क्या है, ये b क्या है ये a इज नथिंग बट अ स्टोरेज ऑफ 10। एक पॉइंट है, एक एड्रेस है 10 का, और इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो जो अगर किसी वैल्यूज को हम किसी कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर को हम वेरिएबल कहते हैं। आपने बचपन में स्कूल्स में या फिर 8th-9th क्लास में जब मैथ बनाते होगे तो आपने जरूर मैथ में ये लिखा होगा कि मान लिया कि राम की आयु x वर्ष है। ये जो मान लेते हैं और जो x वर्ष है ना, हमने उस वैल्यू को एक कंटेनर दे दिया x, जिसमें हमने उस वैल्यू को डाल दिया। अब जब भी हम x को यूज करेंगे तो उस वैल्यू अपने आप बाहर आएगी। तो इसी वैल्यू को हम लोग x कहते हैं, सॉरी वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू को 10 मान लिया है और b की वैल्यू को 15 मान लिया है। तो 15 का एड्रेस क्या है? b है। 10 का एड्रेस क्या है? a है। तो ये जो एड्रेस है एक स्टोरेज है, एक कंटेनर है उस वैल्यू का, और इसी कंटेनर को हम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? अब हम इसको आगे देखते हैं। अब इस वैल्यू को यूज करते हैं, कैसे करें। अब हम लिखते हैं a, अब हम प्रिंट कराते हैं a, क्या आउटपुट आएगा? ऑब्वियसली 10, यस, क्योंकि a किसका स्टोरेज है? 10 का। तो a के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट आएगा। अब हम यही इसी स्क्रिप्ट में, इसी कोड में b को हम प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट क्या आया? 15, क्योंकि v की वैल्यू क्या है? 15 है। तो जो इस कंटेनर में जो भी वैल्यू है वो हमें आउटपुट के थ्रू मिल गया। वेरिएबल क्लियर हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1000। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे, अभी हमने सिंपल प्रिंट करा देते हैं a को, राइट। क्या आउटपुट आएगा? ऑब्वियसली हम देख चुके हैं 1000 आएगा। बट अगर हम इसी एग्जांपल में a को कोट्स में बंद कर दें, या क्या आउटपुट आएगा? a। क्यों? क्योंकि ये a कोट्स में वो एक स्ट्रिंग है और पहला वाला a विदाउट कोट्स वो वेरिएबल है। वेरिएबल कभी भी कोट्स में नहीं होते हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रिंट a पहले कंपाइल हुआ, उसका आउटपुट 1000 आया क्योंकि a एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1000 है, और दूसरे a एक स्ट्रिंग है जो सिंपल a अपने आप को प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसीलिए वजह से इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। अब हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि s की वैल्यू 10 है, s इक्वल टू 10, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, v की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 90, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज वेरिएबल्स s इंटू v। आउटपुट देगा? यस। नाउ आप देख सकते हैं कि s, इसकी जो वेरिएबल 10 थी, v की वेरिएबल 90 थी, जब हमने प्रिंट कराया s इंटू v, इसने हमें आउटपुट दे दिया 900। तो इसने किसे कैलकुलेट किया? अपने वैल्यूज को। अब यहाँ पे मैं एक और जानबूझकर मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया प्रिंट की जगह PINT, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब क्या होता है, पहली वाली प्रिंट में आप देखोगे कि आउटपुट आया 900, बट दूसरी वाली में चूंकि PINT कोई भी कमांड नहीं है, इसने एरर दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। व्हाट डज इट मीन?
इसका मतलब यह है कि इसने हर लाइन को एग्जीक्यूट किया, जहां तक उसे सक्सेस मिला उसने आउटपुट दिया, और जहां पे उसे एरर मिला उसने एरर दिया। इसीलिए हम लोग पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, ताकि वो क्योंकि वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कराकर हमें आउटपुट देता है। अब आपको होपफुली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, इसे क्यों कहते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नहीं, किसी और लैंग्वेज में अगर हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है किसी भी वर्ड्स का। लेट सपोज हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे सिन्हा सर, दिस इज अ वर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे डिफाइन करते हैं एज str। अगर हमने न्यूमेरिक वर्ड लिया तो एज int, डेसिमल लिया तो एज फ्लोट। लेकिन पाइथन इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पे हमें किसी भी वर्ड, न्यूमेरिक या डेसिमल वैल्यू को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिन्हा सर लिख रहे हैं और अगर ये कोड के अंदर है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रिंग है। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे वो इंटीजर कैलकुलेट करेगा। अगर कोई डेसिमल वैल्यू लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे वो फ्लोट करेगा। अब हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल्स से। वेरिएबल्स में, हाँ, वेरिएबल्स में हम लोग कितने भी चाहे उतने डिजिट्स डाल सकते हैं। वेरिएबल्स कैन बी मैक्सिमम, जितना आप चाहो उतना आप इनपुट डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंट ए, ओके, नाउ यू कैन सी हम लोग वैल्यू वेरिएबल में कोई भी डिजिट कितने भी बड़ी डाल सकते हैं। वेरिएबल अब क्लियर हो चुका है, इंटरप्रेट लैंग्वेज क्यों कहते हैं वो भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग कुछ और समझते हैं कि वेरिएबल को का नाम केवल ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया लोफी, क्या ये वेरिएबल है? यस। प्रिंट करें लोफी को, यस, 10 आउटपुट आएगा, आएगा। तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, कहीं आपको जो भी आपको लगता है बेनिफिट, बट ये कभी भी कोट्स या डबल कोट्स में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसे वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो आप जब भी चाहो उसे कोई भी नाम दे सकते हो, राम, श्याम, रमेश, दिनेश, गणेश, कुछ भी चाहो दे सकते हो। वेरिएबल्स के भी अपने कुछ रूल्स हैं। अब मैं एक और देता हूँ, लुफी 1, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक वर्ड्स भी डाल दिया। क्या हम इसे वेरिएबल कंसीडर करेगा ये अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स को? यस, नो, इसे करेगा। एक और वर्ड लेते हैं, लूफी 0 0 एंड वाई, लफ 0 0 0 वाई, बीच में हमने न्यूमेरिक डाल दिया, क्या ये कंसीडर करेगा? देखते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं 1 0 लूफी और उसको स्टोर किया 30। इसका एक सिंपल रूल है, आप न्यूमेरिक वर्ड्स को कहीं भी लगाइए, ये वेरिएबल लेगा, सिर्फ आगे नहीं लगाना है। आप प्रीफिक्स में कभी भी न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं लगा सकते हैं वेरिएबल में, अदरवाइज वो ऐसे इंटीजर कंसीडर करेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो वेरिएबल हो उसके आगे कभी भी न्यूमेरिक वर्ड्स ना हो। एक और कंडीशन है वेरिएबल की, वो ये है कि वो कभी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगा सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर के फंक्शन इनपुट को। इनपुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि इनपुट में बेसिकली क्या होता है। अब तक जो वेरिएबल था वो प्री डिफाइंड वेरिएबल था, लेकिन इस वेरिएबल में हम लोग यूजर डिफाइंड वेरिएबल डालेंगे। यूजर डिफाइंड कहने का मतलब क्या होगा? जब कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं जहाँ पे यूजर के इनपुट की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। लेट सपोज हम लोग एक कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो हमेशा यूजर इनपुट करता है 5 × 9। हम पहले से वो 5 डिफाइन नहीं रहता, वो यूजर दे रहा है कि उसे क्या कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से ये इनपुट फंक्शन आपको हेल्प करेगा यूजर डिफाइन इनपुट डालने के लिए। इसको समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम, और
फंक्शन यूज़ किया, नेम इज इक्वल टू इनपुट, और उसके अंदर कोड डाल दिया मैंने डबल कोड से, व्हाट इज योर नेम एंड क्वेश्चन मार्क यस ब्ला ब्ला। ओके, नीचे लिख रहा हूँ, कट पेस्ट किया और मैं इसे इंटर करूंगा। अब आप देखोगे कि इसने एक टेक्स्ट बॉक्स खोलकर दे दिया मुझे जिसमें यूजर्स इनपुट करेगा। तो व्हाट इज योर नेम, अब हम यहाँ पे लेट सपोज मैंने टाइप किया सिन्हा सर, आउटपुट क्या आएगा, सिन्हा सर। लेट्स वेट, आ गया। तो इसी तरह से हम लोग इनपुट फंक्शन के कुछ और फंक्शन को देखते हैं। प्रिंट नेम क्या आया, सिन्हा सर। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रोकूंगा, इनपुट फंक्शन को बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बता दूं। कास्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट फंक्शन को समझने से पहले कास्टिंग का यूज़ क्या है। कास्टिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, किसी भी इंटीजर वैल्यू को चेंज करने के लिए, किसी भी फ्लोट को इंटीजर बनाने के लिए, इंटीजर को फ्लोट बनाने के लिए, स्ट्रिंग को इंटीजर को स्ट्रिंग बनाने के लिए। और बट ये कभी भी स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं बनाता। इंटीजर को स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है, बना देता है, बट स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं बनाता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। लेट सपोज मैंने x की वैल्यू 2.6 दी और टाइप से चेक किया कि क्या है इसका डेटा टाइप। देख सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या निकल कर आया, फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू था। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया 2.5। अब आप देख सकते हैं कि मैंने int लिखा बट ये 2.5 लिख दिया है। ये तो डेसिमल है, ये तो फ्लोट है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही int डिफाइन कर दिया है। चलो टाइप देखते हैं, टाइप z का क्या है। टाइप किया z, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, int। इसी को कास्टिंग कहते हैं, इसी को कास्टिंग कहते हैं। इसका मतलब अपने डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। क्लियर? चलो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। एक वेरिएबल और लिया d, वैल्यू क्या दिया, 100। अब इसका टाइप क्या है, ऑब्वियसली इंटीजर होगा, int। क्लियर? अब हम इसको चेंज करते हैं फ्लोट में। चलो देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे d की आगे हम int फ्लोट लगाते हैं और इसे बंद कर दिया। अब देखो बंद कर दिया। अब देखते हैं टाइप d, छूट जाता है यार, हाँ चेंज हो गया। अब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसने इसको कास्ट कर दिया इंटीजर से फ्लोट में। क्लियर है? अब हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। एक वेरिएबल लिया s, जिसके मैंने स्ट्रिंग लिखा और स्ट्रिंग से कास्ट किया और 100 डाला। 100 एक इंटीजर है, बट इसका टाइप इसका क्या कर दिया हमने, कास्ट करके स्ट्रिंग कर दिया। अगर हम टाइप एस करेंगे, वेरिएबल को चेक करेंगे कि ये किस डेटा टाइप का है, तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। तो इसे इस 100 को ये कंसीडर कर रहा है एक वर्ड या टेक्स्ट में। चलो थोड़ा और देख समझते हैं इसे। एक बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी स्ट्रिंग न्यूमेरिक को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इस बात को कहीं भी नोट कर लो, ये आपको हर प्रोग्राम में हमेशा काम देगा। क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सेल लेते हैं, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया। अब इस यहाँ पे हम पहले ही कास्ट कर ले रहे हैं इंटीजर, और इसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन डालूंगा। अभी मैंने इनपुट फंक्शन क्या दिया था, यूजर डिफाइंड, यस इनपुट डाला, और इनपुट के अंदर फंक्शन है तो ब्रेसेस खोले मैंने और डाला इंटर फर्स्ट नंबर, राइट। अब मैं एक और वेरिएबल लूंगा बी ले लिया,
और इससे भी इंटीजर रखते हैं और इनपुट डालते हैं एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर। अब हम ए और बी को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करेंगे या कुछ अभी कुछ भी करेंगे, लेकिन उसको कहाँ स्टोर करेंगे? सी में। सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट कराएंगे सी को। क्लियर? राइट। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट मांगेगा फर्स्ट नंबर आइडियली, उसके बाद सेकंड इनपुट मांगना चाहिए और देन ये प्रिंट करके ए प्लस बी को जो भी हम इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करके आंसर देगा हमें। ऐसा होना चाहिए इस प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से। चलो देखते हैं। वेरी गुड, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मैंने डाला 98 और सेकंड नंबर फिर डाला 76, राइट। अब देखो 174, इसने एग्जीक्यूट करके हमें सी इक्वल टू ए प्लस बी ऑटोमेटिकली ऐड करके हमें दे दिया। इट्स प्रीटी मच सिंपल, राइट। बहुत ही आसान है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और डाल देते हैं। 16 डाल दिया, सेकेंड डिजिट में चलो 16 ही डाल दिया और क्या आउटपुट आया? 32। क्लियर? फंडा क्लियर है? ओके, मतलब आप कास्टिंग को भी समझ गए इस प्रोग्राम से और इनपुट फंक्शन को भी समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फंक्शन को समझ चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आप इससे जान पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।